अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अयाज है। मैं तबा किडनी इंस्टीट्यूट में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से हमने एक पॉडकास्ट का इनेकाद किया है और उसका मकसद ये है कि हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे जो थीम है मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस उसको उजागर कर सकें और क्या क्या मसाइल वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या पब्लिक सेक्टर में हो, क्या मसाइल उनको दरपेश होते हैं और उनको कोप अप कैसे किया जाता है। तो इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए मैंने आज मदऊ किया है मिस सना तारिक को। मिस सना तारिक पब्लिक हेल्थ स्कॉलर हैं और मैनेजर हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तबा किडनी इंस्टीट्यूट की। अस्सलाम वालेकुम मिस सना, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऑडियंस को हम बताते चलें कि जो आज का हमारा फोकस है वो इस बात पे है कि हम जो मोस्ट अकरिंग चीज़ और बड़ी हिप वर्ड है आजकल वो है बर्नआउट का। तो हम वर्क प्लेस पे बर्नआउट क्या होता है, किस किस्म का होता है और उसकी क्या कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं, उस पर हम डिस्कस करना चाहेंगे आपसे। तो इस हवाले से जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू स्टार्ट विद आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि व्हाट इज बर्नआउट, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी प्रिवेलेंस क्या है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर। थैंक यू सो मच अयाज फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। बर्नआउट बेसिकली एक ऐसी मेंटल स्टेट को कहते हैं जिसमें फिजिकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली इंसान एक थकावट का शिकार हो जाता है। जैसे एक उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम, आसाबी थकन जिसे हम कहते हैं। बर्नआउट हर उस वर्कर के लिए एक रिस्क है जो 9 to 5 जॉब कर रहे हों या किसी भी किस्म की एक जॉब पर मौजूद हों, कोई भी काम कर रहे हों। वो तमाम अफराद जो किसी भी किस्म का काम करते हैं वो बर्नआउट के रिस्क पे होते हैं। अच्छा, बर्नआउट कितना कॉमन है या कितने प्रिवलेंट है, इसके लिए मैं आपसे एक डेटा शेयर करूंगी। 2024 की पाकिस्तान में एक रिसर्च हुई थी जिसके हिसाब से पाकिस्तानी हेल्थ केयर वर्कर्स की 54.2% बर्नआउट के एक हाई ग्रेड स्टेज पर आइडेंटिफाई हुए थे, अलार्मिंग पे थे। और जब हम लोगों ने ये सब, मैं जब आइडेंटिफाई कर रही थी, ये सब रिसर्च चेक कर रही थी, तभी आइडेंटिफाई हुआ कि ईरान में हेल्थ केयर वर्कर्स की 92.2% वर्कर्स आइडेंटिफाई हुए हैं हाई ग्रेड बर्नआउट पे। तो ये बहुत नोन, बड़ा कॉमन एक इशू है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं होता कि ये है क्या बेसिकली, लेकिन ये ज़रूर हकीकत है इस बारे में कि तमाम हर किस्म के वर्कर इसके एक्सपोजर पर मौजूद हैं। जी। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि ये कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, तो आई एम श्योर कि इसकी कोई साइंटिफिक टर्म होगी भी और उसको दुनिया भर में एड्रेस भी किया जाता होगा। लेकिन फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग, वुड यू शेड सम लाइट ऑन के व्हाट आर द मेजर साइंस ऑफ अ पर्सन हु इज अंडरगोइंग अ बर्नआउट, और ये कि उसका जो है फेजेस भी होते हैं इसके कुछ, तो उस पर अगर थोड़ा। जी। अच्छा, बर्नआउट मेडिकल टर्म नहीं है। जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये तो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके कोपिंग स्ट्रेटजीज मौजूद हैं, इनको आइडेंटिफाई, डायग्नोज किया जा सकता है। ऐसे बर्नआउट की डायग्नोस्टिक कुछ एज सच डेफिनेशन नहीं मिलती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये एज सच कोई डायग्नोसिस नहीं है इसकी, लेकिन बर्नआउट के कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से उसको मेजर किया जा सकता है। बर्नआउट के साइंस को 3 लेवल्स पे हम मेजर करते हैं, एक लाइफ स्टाइल, फिजिकल एंड इमोशनल। फिजिकल साइंस में अगर आप कोई किसी को, आपको चेक करना है कि उसे बर्नआउट हो रहा है, किसी को अपने आप को चेक करना है कि बर्नआउट हो रहा है, तो सबसे पहले फिजिकल साइंस की अगर हम बात करें तो फिजिकल साइंस में एक तो स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है इंसान का। अच्छा। जो एक एटीट्यूड है, सोने का, जल्दी सो रहे हैं, जो सुकून से सो रहे हैं, रात में बार बार आँख नहीं खुल रही, ये सब चेंज हो जाता है। खाने पीने के टाइमिंग्स, अच्छा लगना खाना, ये सब चेंज हो जाता है। कुछ लोग ज़्यादा खाने लगते हैं, कुछ लोगों का फूड कंजप्शन कम हो जाती है। अच्छा। इसके अलावा एक बहुत कॉमन साइन है फ्रीक्वेंट हेडेक्स। लोगों को बड़ी जल्दी जल्दी सर में दर्द हो रहा है, फ्लू हो रहा है, थकावट महसूस हो रही है, काम नहीं किया जा रहा, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन महसूस होती है। ये फिजिकल साइंस है बर्नआउट के। इमोशनल साइंस में देखें तो सबसे पहली बात तो इमोशनल साइंस में ये आ जाती है कि इंसान को एक सेंस ऑफ फेलियर हो रहा होता है। अच्छा। मैं किसी भी काम में बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा या कर पा रही, या जो उम्मीद मुझसे लगाई जा रही है काम के हवाले से या घर वालों की तरफ से, मैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा या कर पा रही, ये इमोशनल एग्जॉस्शन है। और इसके बाद फिर लाइफ स्टाइल एटीट्यूड आता है, आइसोलेशन में चला जाता है ऐसा इंसान जिसको बर्नआउट स्टार्ट होता है। और जैसे ही आइसोलेशन में जाएगा तो लोगों से बात करना कम कर देगा, फैमिली को भी टाइम कम दे रहा है, वर्क प्लेस पे भी टाइम कम है,
अपना आज ज़रूर पूरे करें, लोगों से कम मिल रहा है, इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन बहुत कम हो जाती है, ये साइंस है बर्नआउट के यूजुअली। और इसके अलावा आपने एक और बात पूछी थी कि फेजेस बर्नआउट के क्या है। बेसिकली एक ओवरऑल जर्नलाइज आइडिया है कि बर्नआउट के 5 फेजेस होते हैं। 5 फेजेस में सबसे इंटरेस्टिंग जो फर्स्ट फेज कहलाता है वो हनीमून फेज होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। हनीमून फेज इसलिए कहते हैं इसे कि क्योंकि इनिशियल स्टेजेस होती हैं बर्नआउट की, जिस जो टारगेटेड पर्सन है उसे भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही होती कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लीजिए, किसी इंसान ने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, अब ज्वाइन करने के बाद जो 1 साल का अरसा है, उस इंसान ने वो पूरा 1 साल का अरसा सिर्फ ये बताने में और ये बात दूसरों को जताने में लगा देगा कि मैं केपेबल इनफ हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। परफॉर्मेंस की एंजाइटी होती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि सामने वाले को ये ना लगे कि यार ये तो कर ही नहीं पा रहे। तो आप जो नए हायर्ड लोग हैं, आप उन्हें ओवरटाइम करते हुए भी देखेंगे, आप उन्हें खुशी खुशी सबसे मिलते हुए भी देखेंगे, वो ओवरलोड भी आसानी से हो जाते हैं, वो अपने ऊपर बर्डन ले रहे होते हैं, लेकिन ये पाइलअप हो रहा होता है, जाहिर सी बात है। और इस अरसे में यूजुअली लोगों की पहली प्रेफरेंस उनका वर्क होता है एज कम्पेयर टू देयर फैमिली लाइफ। होता है नई ज्वाइनिंग है, अभी जरा पहले कंपनी को टाइम दे दें ऑल दैट। जब आप इधर से निकलते हैं तो सेकंड फेज आती है ओवरलोड, जो ओवरलोड बर्नआउट कहलाता है। इस फेज में फॉर एग्जांपल आप सेकंड ईयर ऑफ योर वर्क एट अ न्यू प्लेस आ गए। नहीं, मैं एक एग्जाम्पलीफाई कर रही हूँ कि अगर वो जैसे हम जिस बंदे की एक मिसाल दे रहे हैं कि नया ज्वाइनिंग है, 1 साल हनीमून फेज में निकाला, अपने आप को बहुत अच्छे से कंपैटिबल इनफ बताने की कोशिश करी। जब इंक्रीमेंट का टाइम आया, प्रमोशन का टाइम आया, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की जो डिज़ायर्स होती हैं, जो उम्मीदें होती हैं, वो अक्सर पूरी नहीं भी हो पाती, एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी हो पाती। सेकेंड फेज ऑफ बर्नआउट इज ओवरलोड। अब जैसे वो हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक न्यू ज्वाइनी है, न्यू एम्प्लॉय है और 1 साल अपनी पूरी कैपेबिलिटीज़ दिखाने में लगा दिया है। अब दूसरे साल में एक हाई अचीवर है एट द वर्क प्लेस, ऑब्वियसली 1 साल लगाया है, अच्छे से वर्क किया है, बट कहीं ना कहीं फैमिली से थोड़ा सा डिस्टेंस आया है। अब अगर खुदा ना खास्ता जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पाती कंपनी से या फैमिली से, तो एक सेंस ऑफ ओवरलोड टास्क आ जाता है एम्प्लॉय में। ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैंने इतना अच्छा काम किया था लेकिन मुझे तो उस तरीके से रिकग्नाइज नहीं किया गया जैसे मुझे उम्मीद थी, तो अब ये मुझसे ज़्यादा काम मांग रहे हैं, मैंने ज़्यादा, क्योंकि ऐसा फील हो रहा होता है। अगर आप ओवरलोड पर आएंगे तो अब आपके पास एक और चीज़ पाइलअप हो गई कि मुझसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैनेज नहीं हो रहा। थर्ड फेज इज अंडर चैलेंज्ड। ठीक है। अंडर चैलेंज में क्या आएगा कि आपने अंडर चैलेंज आने के बाद आपको लग रहा है वही एक स्टैटिक तरीके से काम चल रहा है, वही सुबह उठना है, मोनोटोनी जिसे हम कहते हैं। जी, आप आ गए, काम करा और आप काम करके उसी तरीके से चले गए जो आप पिछले 2 साल से कर रहे हैं, उसी तरीके से काम। इसमें मुझे कोई चैलेंजिंग टास्क नहीं मिल रहा, कुछ नया करने को नहीं मिल रहा। ओके। थर्ड इज निग्लेक्ट बर्नआउट। अच्छा। थर्ड स्टेज तक आते आते यूजुअली एम्प्लॉयज़ के दिमाग में ये बात बड़े अच्छे से जड़ पकड़ लेती है कि मेरा काम आइदर आइडेंटिफाई रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा या मुझसे ही काम इतना अच्छा नहीं हो रहा कि सामने वाला रिकग्नाइज करे। ये स्टेज थोड़ी डेंजरस होती है, इसमें स्ट्रेस ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है, जो एम्प्लॉय है वो घर पे भी फ्रस्ट्रेटेड है, वर्क प्लेस पे भी फ्रस्ट्रेटेड है, और लास्ट जो मोस्ट एक्सट्रीम स्टेज है इट इज़ हैबिचुअल बर्नआउट। अच्छा। इस स्टेज पर आते आते लास्ट 2-3 ईयर्स से आपका स्ट्रेस पाइलअप हो रहा है। पाइलअप होने के बाद अब आपके पास ना घर में टाइम है ना ऑफिस में आप बेहतर तरीके से टाइम दे पा रहे हैं, और आपके पास एक कंसेक्यूटिव स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड सैडनेस है। ये आपके फेजेस हैं बर्नआउट के। वेरी अलार्मिंग। अच्छा, इसमें जैसे अभी आपने सारी चीज़ें स्टैट्स वगैरह भी शेयर की, तो वाकई बड़ी अलार्मिंग सिचुएशंस हो सकती हैं जी। तो इसको हम जैसे हमारे इन्वायरमेंट में हम देखें, कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में, अगर हम किसी को गेज करना चाहें कि अगर उसमें कोई ऐसी अलामात हैं तो वो क्या अलामात हमें वी हैव टू कीप आई ऑन, और अगर कोई इंसान खुद उसके अंडरगो हो रहा है तो वो कैसे कोप करेगा, मतलब व्हाट इज द कोपिंग मैकेनिज्म एंड हाउ टू डील विद सच पीपल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाउ टू डील विद सच पीपल एज एन इंस्टीट्यूट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी एम्प्लॉय में इस तरीके के साइंस आ रहे हैं तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो इसका नंबर 1 पॉइंट तो ये है, यू शुड बी ओपन फॉर कन्वर्सेशन। अच्छा।
हर एम्प्लॉय के पास एक ऐसी जगह, ऐसी प्लेस या ऐसा पर्सन आपके इंस्टीट्यूट में होना चाहिए जिसके पास जाकर एम्प्लॉय बिना इस डर के कि वो उसे जज किया जाएगा या उसकी नौकरी ख़त्म हो सकती है या उसके बारे में कुछ आगे पीछे गॉसिप्स होने लगेंगे, वो अपनी बात आगे कन्वे कर सके। डजंट मैटर कि कोई आपको चेंजेस लानी है, आप बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस अच्छे नहीं लग रहे होते एम्प्लॉयज़ को, लेकिन आप बस अगर आप अपनी बात बता भी देंगे, एक कन्वर्सेशन का माहौल भी अच्छा होगा, तो जाहिर है एम्प्लॉय अपने डायरेक्ट सबऑर्डिनेट से तो आप बात नहीं कर रहे होते इतना खुल के, पर कोई एक ऐसा स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, कोई स्पेसिफिक ऐसा डेजिग्नेटेड पर्सन जिसके पास वो जाके बात कर सके। ये तो नंबर 1 पॉइंट है आपका। ठीक हो गया। सेकंड इज अज्यूम ना करें कि आपको पता है व्हाट दे नीड। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपको आइडिया हो रहा है कि इस इंसान में, इस एम्प्लॉय में बर्नआउट के, स्ट्रेस के साइंस नज़र आ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि 2 दिन की छुट्टी या 4 दिन की छुट्टी से फ़र्क पड़ेगा, आपको लग रहा है कि कोई छोटी मोटी पार्टी थ्रो कर देंगे तो फ़र्क पड़ेगा, या आपको इस तरीके की कोई इंट्यूशन है आपकी कि भाई थोड़ा सा रिकग्नाइज कर देंगे तो अच्छा लगेगा इसे। अच्छी बात है ये एफर्ट्स करना भी, बट इससे ये 100% ठीक हो जाएगा ये अजम्पशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हर इंसान की अलग अलग कोपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, मैकेनिज्म ही अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इन सारी चीज़ों से वो फ़ौरन ही बेहतर महसूस करने लगे, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, इसको ज़रा थोड़ा सा बेहतर महसूस करने में। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो पिछले कॉन्वर्जेशन में अब तक की जो डिस्कशन में सामने आई, जो मेरा एक बन रही है चीज़ कि एम्प्लॉय स्पेशली वर्क प्लेस पे, इसमें एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट का भी कोई रोल है कि इंसान बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर जाए और फिर वो एक्सपेक्टेशन ना पूरी हो तो भी ये इसमें बर्नआउट में एडअप हो सकता है। ये बिल्कुल एज अ पर्सन तो ऑब्वियसली हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना, अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं या आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं या आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, आपको लगता है भाई मेरी इस चीज़ को तो रिकग्नाइज होना ही चाहिए था, नहीं किया, या मैंने तो इतना अच्छा काम किया था, मेरे बारे में किसी ने कुछ अच्छे कमेंट्स नहीं दिए, इस तरीके की चीज़ें हर इंसान में होती हैं यूजुअली। तो ये सब भी मैटर करता है। एंड सेकेंडली आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता किसी के घर में कोई बीमार है, कोई और इश्यूज है, तो ये सब भी पाइल अप होता है जो आपके वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं शो हो जाता है। इसके अलावा एक और जो पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी, जो एज अ एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय के लिए कर सकता है जिसमें इस तरह के साइंस अगर आ रहे हो, कि दे कैन आस्क हाउ दे कैन हेल्प। अच्छा, आप पूछ सकते हैं कि आपको किस तरीके से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम किस तरह मदद कर सकते हैं आपकी। अगर आप किसी तरीके की परेशानी में मुब्तला हैं, कोई इश्यूज़ हैं आपको, तो आप ये बताइए कि आपको किस तरीके से हमारी मदद दरकार है कि आप बेहतर फील करने लगे। जिसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट ये भी है, अक्सर हम नोट कर रहे होते हैं कि लोग अपनी लीव्स नहीं लेते, या आपने नोट किया होगा आपने मुंह की बात ही छीनी हुई ऐसी कि आपकी पेड लीव्स होती हैं, आपकी कैजुअल लीव्स होती हैं, हर जगह ही होती हैं, सारे आपके एम्प्लॉय हैं, आप तो वहाँ पे मौजूद ही होंगी। लोगों को लगता है कि अगर हम लीव नहीं लेंगे या अगर हम कहीं शहर से बाहर नहीं जा रहे, हम मुल्क से बाहर नहीं जा रहे, तो लीव लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सही हम जॉब पे आते रहते हैं। तो ये जो आपका एक रूटीन है ना, ये आपको एग्जॉस्ट करता है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज करना है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। आपके पास कहीं जाने के लिए नहीं, आप घर पे रुकें, अपनी रूटीन से बाहर आए, थोड़ा सा रूटीन से बाहर आ जाए। तो ये एक रूटीन आपकी जब ख़त्म होगी, या आपका डेली बेसिस का एक स्ट्रेस की साइकिल टूटेगी, तो आपको खुद ही बेहतर महसूस होने लगेगा। अच्छा, इन दी एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा मिस है ना, कि ये जो बर्नआउट है, इसको जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स भी हमसे शेयर किए और फिगर्स भी हमें बताएं, तो हमारे पाकिस्तान के सिनेरियो में ये किस फेज़ पे वाकई ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है? ये कोई ऐसी भी चीज़ है कि जो बिल्कुल कंट्रोल में ही ना रहे, या इसको एड्रेस करना कहाँ पे ज़रूरी होता है? कहाँ तक हम इसको टॉलरेट कर सकते हैं इस चीज़ को? जैसे मैंने आपको बताया, 50 to 60% ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स आर ऑलरेडी बर्नड आउट। ये स्टैटिस्टिक्स हैं, ये वैलिड डेटा है पाकिस्तान का, और ये तो वो डेटा है जो आपके पास है। हमारे पास 100% डेटा तो नहीं है ना कि हर एक एम्प्लॉय का डेटा हो हमारे पास, और आप कुछ एक स्पेसिफिक साइट का है, हेल्थ केयर वर्कर्स का है, कितने अलग अलग वर्कर्स हैं जो बहुत स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं, बट उसके बावजूद उनके पास, हमारे पास डेटा लेने की कोई ऐसी एज सच अभी तक कोई ऐसा डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, इसमें कोई बाइफर्केशन है कि हमें पता चले कि कितना परसेंटेज इस पूरे परसेंटेज में, हाउ मच डज द पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट, हाउ मच डज द प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट, और इक्वली they are contributing equally or more towards the public sector? रिसर्च के मुताबिक पब्लिक सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, दैट्स एस्टोनिशिंग। बंदा अज्यूम ये करता है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो ज़्यादा
एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है और सारा कुछ? लोगों को ऐसा लगता है, बट येट अगेन हमारे पास जो डेटा मौजूद है वो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स का या जो ऐसे इदारे हैं जो पब्लिक सेक्टर इदारे हैं वहाँ से ज़्यादा ख़राब डेटा है कि बर्नआउट अच्छा। ज़्यादा है वहाँ के एम्प्लॉयज़। अब इसके कोई भी रीज़न हो Really सकते हैं, alarming. और जबकि प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को बर्नआउट उनका होता ही ratio नहीं है, कम है उनका। उनका रेशो कंपैरिजन में कम है। हम्म। तो ये भी हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं। फिर एक एटीट्यूड ये भी होता है पब्लिक सेक्टर वालों का स्पेसिफिकली कि वो अपने बॉसेस से बात करते हुए घबराते हैं। प्राइवेट ये सेक्टर वाले बड़ा तो एक- हाँ, प्राइवेट सेक्टर वाले तो फिर भी बात कर लेते हैं आपस में, फिर दोस्तियाँ होती हैं एंड ऑल दैट, छोटा इदारा है, आपस में गुफ्तगू हो रही है। पर पब्लिक सेक्टर का अब तक का डेटा ये बताता है कि उन लोगों के पास ज़्यादा percentage। परसेंटेज है उनकी। मिस सना, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके एंड आई एम श्योर कि जो ऑडियंस देखेगी वो भी बहुत ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद भी होगी। इन दी एंड कोई इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से कोई मैसेज आप देना चाहें हमारी ऑडियंस को? मैंने अभी एक कोट पढ़ा था रिसेंटली दैट अप्रॉक्सीमेटली एवरीथिंग वर्क्स इफ़ यू अनप्लग इट फॉर अ फ्यू मिनट्स, वाह, इंक्लूडिंग यू। सो जस्ट जबरदस्त। टेक अ ब्रेक, थोड़ा टाइम लीजिए, अनप्लग कीजिए खुद को अपनी रूटीन से, अपने वर्क स्ट्रेस से, और प्रायोरिटीज़ अपनी अच्छे से सेट रखिए। आपकी फैमिली लाइफ, आपकी सोशल लाइफ और आप खुद बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच मिस Thank you सना, so much. बहुत इफेक्टिव मैसेज और बहुत अच्छी डिस्कशन आपसे रही। Thank आई you. एम होपिंग, बल्कि आई एम श्योर कि हमारी जो भी ऑडियंस होगी वो इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद भी होगी इंशाल्लाह। और वी लुक फॉरवर्ड टू मोर डिस्कशंस विद यू इन द फ्यूचर। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। Thank you.